जेट धारा। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जेट धाराओं को समझने का प्रयास करेंगे। जेट धारा कोई धरातली पवन नहीं होती है, बल्कि ये ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल सीमा के बिल्कुल निकट, आमतौर पर धरातल से 6000 मीटर से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई के मध्य ये पश्चिम से पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी। एक्चुअल में है क्या कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिसे हम प्लैनेटरी वर्टिसिटी कहते हैं। पृथ्वी के साथ साथ सभी वस्तुएं, हम और आप भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं। इसे हम रिलेटिव वर्टिसिटी कहते हैं। तो जेट धारा रिलेटिव वर्टिसिटी के परिणाम स्वरूप पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जेट धारा की एक और विशेषता है कि हमेशा पछुआ पवन की पेटी में ही प्रवाहित होती है। इसका रीजन क्या है हम थोड़ी देर में बताते हैं। तो जेट धारा ऊपरी क्षोभ मंडल में पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है। ये विसर्पण करते हुए चलती हैं। इनकी जो तरंगें होती हैं वो विसर्पण करते हुए ऐसे चलती हैं। क्लियर? तो इसको हम थोड़ा परिभाषित रूप में कैसे लिखेंगे। ऊपरी क्षोभ मंडल में पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पण करने वाली प्रबल वेग वाली वायु धाराओं को हम जेट धारा कहते हैं। जेट धाराएं धरातल से 6000 मीटर से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूर्व की ओर साल भर प्रवाहित होती हैं। इन्हें हम पवन सरिता कहते हैं। ये नदी की तरह प्रवाहित होती हैं, विसर्पण करते हुए चलती हैं। इन पवन सरिताओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी से कुछ जहाज रूस की तरफ जा रहे थे, तो विमान चालकों ने पाया कि उनके तेल की बचत भी हो रही है और उनका विमान बहुत तेजी से जा रहा है। जर्मनी पश्चिम में है, रूस पूर्व में है, तो वो विमान पश्चिम से पूर्व की ओर उड़ा रहे थे। तो उन्होंने पाया कि अचानक उनका विमान बहुत तेजी से जा रहा है और तेल की बचत भी हो रही है। उन्होंने क्या किया कि अपनी रफ्तार कम कर दी, जिससे तेल की बचत होती है। उनका जो विमान था अपने आप उड़ा चला जा रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इन पवन सरिताओं की खोज की गई थी। सवाल ये उठता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सबसे पहली बात, जेट धारा की उत्पत्ति के लिए विषुवतरेखी निम्न दाब क्षेत्रों में ऊपर उठने वाली संवहन तरंगें जिम्मेदार होती हैं। जेट धारा की उत्पत्ति के लिए विषुवतरेखी निम्न दाब क्षेत्रों में गर्म होकर ऊपर उठने वाली वायु धाराएं जिम्मेदार होती हैं। आपने वायुदाब पेटियों के अंतर्गत पढ़ा था, हम उसी की थोड़ी सी यहाँ पे व्याख्या करना चाहेंगे ताकि आप जेट धारा की उत्पत्ति को समझ सकें पूरी तरह से। आइए, जेट धारा की उत्पत्ति सबसे पहले इसमें लिख देंगे कि जेट धारा की उत्पत्ति के लिए विषुवतरेखीय निम्न दाब क्षेत्रों में गर्म होकर ऊपर की ओर उठने वाली वायु धाराएं जिम्मेदार होती हैं। विषुवत रेखा पर साल भर अधिक तापमान के चलते हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब ये हवाएं, हम इसे विषुवत रेखा समझ लेते हैं और ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखी क्षेत्र है। विषुवत रेखा पर साल भर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब ये हवाएं, ये क्या है, यहाँ पर क्षोभ मंडल सीमा है। जब ये हवाएं विषुवत रेखा पर गर्म होकर ऊपर उठने वाली ये हवाएं जब क्षोभ मंडल सीमा के निकट पहुंचती हैं तो नीचे तो लो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, लेकिन ऊपर वायुदाब को ये हवाएं बढ़ा देती हैं। परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में वायुदाब अधिक हो जाता है। चूंकि यहाँ पर वायुदाब अधिक है, इसलिए वायुदाब प्रवणता के चलते ऊपरी क्षोभ मंडल में ये हवाएं दोनों ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप ये हवाएं क्षैतिज पवन प्रवाह का रूप ले लेती हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल में ये हवाएं क्षैतिज पवन प्रवाह का रूप लेकर ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाएं दिखाई गई हैं ये धरातली पवनें नहीं है। मैं इसी ऊपरी क्षोभ मंडल में जो हवाएं ध्रुवों की ओर जा रही हैं उन हवाओं की आप कल्पना करेंगे, यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। जब ये हवाएं 30 से 35 अंश अक्षांशों ऊपरी क्षोभ मंडल में क्षैतिज पवन प्रवाह के रूप में बहने वाली ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में विषुवत से लेकर ध्रुवों की ओर क्षैतिज पवन के रूप में बहने वाली ये हवाएं जैसे ही 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचती हैं तो कोरियोलिस बल के मान में उत्तरोत्तर वृद्धि के चलते इन हवाओं की दिशा पूरी तरह से पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। 30 से 35 अंश अक्षांशों पर पहुंचने पर इन हवाओं की दिशा पूरी तरह से पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। इसे ही हम उपोष्ण जेट धारा कहते हैं। इसे ही हम उपोष्ण जेट धारा कहते हैं। ये उपोष्ण जेट धारा
ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। हवा गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपरी क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब हो गया, वायुदाब प्रवणता के चलते ध्रुव की ओर चल पड़ी। इसकी दिशा दाईं ओर है, लेकिन 30 अक्षांशों पर पहुंचते ये पूरी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होने वाली इन्हीं पवन सरिताओं को हम उपोष्ण जेट धारा कहते हैं। जब ये 30 से 35 अक्षांशों के निकट बहती है तो इसे हम उपोष्ण जेट धारा कहते हैं। जेट धारा की विशेषताओं पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना जरूरी है, क्योंकि जेट धारा संबंधी विशेषताएं, उत्पत्ति, जेट धारा उत्पत्ति, विशेषता, उनका प्रभाव मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है, प्रीलिम में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। जेट धारा की उत्पत्ति, विशेषता और प्रभाव ये जानना बहुत जरूरी है। और जेट धारा की तरंग विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, उन 4 अवस्थाओं के बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा चित्रों के माध्यम से, ऊपरी क्षोभ मंडल में विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने वाली पवनों की दिशा 30 अंश अक्षांशों पर पहुंचकर पश्चिम से पूर्व हो जाती है। इसे ही उपोष्ण जेट धारा कहते हैं। नेक्स्ट, विशेषताएं। ऊपरी क्षोभ मंडल में पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पण करते हुए प्रवाहित होने वाली इन पवन सरिताओं की चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा मध्य भाग में एक संकरी पट्टी में संकेंद्रित रहती है। इनकी चौड़ाई, ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करने वाली इन पवन सरिताओं की चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है, यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा मध्य भाग में एक सक्रिय पट्टी में संकेंद्रित रहती है, जिसके चारों तरफ का वायुमंडल अपेक्षाकृत शांत रहता है। यानी आप देखिए, उत्तरी क्षेत्र में 160 किलोमीटर पर घंटा, दक्षिणी क्षेत्र में 180 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन मध्य भाग में 240 किलोमीटर पर आवर। तो इन पवन सरिताओं की चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा इनके मध्य भाग में एक सक्रिय पट्टी में संकेंद्रित रहती है, जिसके चारों तरफ का वायुमंडल अपेक्षाकृत शांत रहता है। यानी इनमें वेग सर्वत्र एक समान नहीं होता, बल्कि मध्य भाग में वेग अधिक होता है। दूसरी विशेषता, जेट धारा की तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, ऊर्ध्वाधर भी होती हैं और एक साथ, अलग अलग नहीं, एक ही साथ इनकी तरंग, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे ऐसे, है ना, ऐसे धरातल पर, फिर अंतरिक्ष में, फिर धरातल पर, तो इसे हम ऊर्ध्वाधर तरंग कहते हैं। यानी कभी सी लेवल से ऊपर उठ जाती हैं, कभी सी लेवल के पास आ जाती हैं। तो जेट धारा की तरंगें 2 तरह की होती हैं, ऊर्ध्वाधर तरंगें और क्षैतिज तरंगें। ऊर्ध्वाधर तरंगों की उत्पत्ति का कारण तो पर्वतीय अवरोध होता है। रास्ते में जब पर्वत आता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं, और जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरते हैं तो सी लेवल के पास आ जाते हैं। तो जेट धारा की ऊर्ध्वाधर तरंगों की उत्पत्ति का कारण पर्वतीय अवरोध होता है। क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? क्षैतिज मतलब कभी विषुवत रेखा के नजदीक, कभी ध्रुव के नजदीक। ये तो धरातल है, धरातल से कभी ऊपर गई, कभी नीचे आई, फिर ऊपर फिर नीचे, इन्हें हम ऊर्ध्वाधर तरंगे कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कारण पर्वतीय अवरोध होता है। लेकिन जेट धारा की क्षैतिज तरंगे का मतलब क्या होता है? सांप की तरह, जैसे धरातल पर सांप चलता है ना, धरातल ऊपर नीचे ऐसे नीचे, सॉरी, सांप ऊपर नीचे नहीं चलता है, सांप लेफ्ट राइट करते हुए चलता है, लेफ्ट राइट, तो इसे हम क्षैतिज तरंग कहते हैं। यानी तरंगे एक साथ ऊर्ध्वाधर भी होती हैं और क्षैतिज भी होती हैं। यानी कभी विषुवत रेखा के निकट आ जाती हैं, कभी ध्रुव की ओर चली जाती हैं, फिर कभी विषुवत रेखा के निकट आ जाती हैं, कभी ध्रुव की ओर चली जाती हैं। आप समझ पा रहे होंगे। तो इनकी जो क्षैतिज तरंगे हैं, इनके एक तरंग की लंबाई, इनकी तरंगे जो है 6500 किलोमीटर हो सकती हैं, 6500 किलोमीटर। जेट धारा की जो क्षैतिज तरंग होती है, उसमें एक तरंग की लंबाई 6500 किलोमीटर हो सकती है और इनका आयाम 900 किलोमीटर तक होता है। ये इनकी तरंगें इतनी दीर्घाकार होती हैं, इतनी विशाल होती हैं कि पूरे ग्लोब पर केवल 7 तरंगें ही अधिक से अधिक पाई जा सकती हैं। जेट धारा की तरंगें इतनी विशाल होती हैं कि पूरे ग्लोब पर अधिक से अधिक 7 तरंगें ही हो सकती हैं। क्लियर? यहाँ पे चित्र के माध्यम से कुछ बातें समझाने का प्रयास है। ऊर्ध्वाधर तरंगे और क्षैतिज तरंगे। क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऊर्ध्वाधर तरंगों की उत्पत्ति का कारण तो मान लेते हैं पर्वतीय अवरोध है, लेकिन ये लेफ्ट राइट करते हुए क्यों चलती हैं? क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? जेट धारा की क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति का कारण रिलेटिव वॉर्टिसिटी होती है। रिलेटिव वॉर्टिसिटी यहाँ पे लिखा है, क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति का कारण रिलेटिव वॉर्टिसिटी होती है। ये रिलेटिव वॉर्टिसिटी क्या होता है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है ना? आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जिसे हम क्या कहते हैं?
जिसे हम प्लेनेटरी वर्टिसिटी कहते हैं। पृथ्वी का जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमना है उसे हम प्लेनेटरी वर्टिसिटी कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी पृथ्वी के साथ पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही हैं, है ना। इसे हम रिलेटिव वर्टिसिटी कहते हैं। अन्य वस्तुओं की तरह जेट धारा भी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, यानी जेट धारा में जो गति है वो रिलेटिव वर्टिसिटी के चलते है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, वो प्लेनेटरी वर्टिसिटी हुई। पृथ्वी के साथ साथ सभी वस्तुएं घूम रही हैं, वो उसे हम रिलेटिव वर्टिसिटी कहते हैं। यानी जेट धारा जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है वो रिलेटिव वर्टिसिटी के चलते घूम रही है। एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक नियम है, यदि रिलेटिव वर्टिसिटी कम है तो प्लेनेटरी वर्टिसिटी अधिक होगा। यहां पर हम आपको बता दें, प्लेनेटरी वर्टिसिटी कुछ और नहीं, कोरियोलिस बल ही है। इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिसे प्लेनेटरी वर्टिसिटी कहते हैं। प्लेनेटरी वर्टिसिटी ही क्या है, कोरियोलिस बल होता है। एक नियम है, यदि रिलेटिव वर्टिसिटी कम है, पहले इस नियम को याद कर लेना है, फिर आगे की बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। यदि रिलेटिव यानी आरवी कम है तो पीवी ज्यादा होगा, यानी प्लेनेटरी वर्टिसिटी अधिक होगा। प्लेनेटरी वर्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कोरियोलिस बल। यदि आरवी अधिक है तो प्लेनेटरी वर्टिसिटी कम होगा। अब यदि जेट धारा के मार्ग, मान लेते हैं जेट धारा रिलेटिव वर्टिसिटी के चलते पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है ना, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, जेट धारा भी प्रवाहित हो रही है। अब जेट धारा के मार्ग में मान लेते हैं पर्वत आ जाता है, जेट धारा के मार्ग में पर्वतीय अवरोध आ जाता है, तो जेट धारा की रिलेटिव वर्टिसिटी कम होगी या अधिक होगी। रास्ते में पर्वत आ गया तो उसकी रिलेटिव वर्टिसिटी कम हो जाएगी, उसका वेग कम हो जाएगा। और जैसे ही जेट धारा का रिलेटिव वर्टिसिटी कम होगा तो पीवी अधिक हो जाएगा। पर्वतीय अवरोध के चलते जैसे ही जेट धारा का रिलेटिव वर्टिसिटी कम होगा, पीवी अधिक हो जाएगा। और पीवी कहां पर अधिक होगा, पीवी ध्रुवों पर अधिक होगा। तो जब जेट धारा के मार्ग में पर्वतीय अवरोध आ जाता है तो आरवी कम हो जाता है, यानी जेट धारा का वेग अर्थात रिलेटिव वर्टिसिटी कम हो जाता है, तो जेट धारा ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर पीवी अधिक होता है। यहाँ रिलेटिव वर्टिसिटी कम हो गया तो ध्रुवों पर पीवी अधिक होता है, इसलिए वो ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। और जब जेट धारा पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, जेट धारा जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो उसका वेग अर्थात रिलेटिव वर्टिसिटी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जेट धारा विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर प्लेनेटरी वर्टिसिटी अर्थात कोरियोलिस बल कम होता है। क्लियर। इस तरह से जेट धारा के क्षैतिज तरंगों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से जेट धाराएं कभी विषुवत रेखा की तरफ, कभी ध्रुवों की ओर ऐसे विसर्पण करते हुए नदी या सांप की तरह प्रवाहित होती हैं पश्चिम से पूरब की ओर। जेट धारा की जो अब तीसरी विशेषता हम बता रहे हैं, हम विशेषताएं आपको पढ़ा रहे हैं। जेट धारा की तरंगे जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, जेट धारा जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर गमन करती है, आगे बढ़ती है, इनकी तरंगों के आकार और आयाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जैसे जैसे पूरब की ओर जाएगी इनकी तरंगें बढ़ती चली जाती हैं, यानी इनका जो विचलन है, क्षैतिज विचलन की बात कर रहा हूं, यहां चारों चित्रों में दिखाया गया है। पहले आप चारों चित्रों को देख के समझ जाएंगे। जेट धारा की तरंगें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, तरंगों के आयाम और आकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, यानी इनका विसर्पण धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। लगातार इनका विसर्पण कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे जैसे जेट धारा आगे बढ़ेगी तरंगों का विसर्पण बढ़ेगा, यानी तरंगों के आकार और आयाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। और साथ ही जैसे जैसे इनकी तरंगों का आयाम और आकार बढ़ता जाएगा, जेट धारा की शक्ति भी क्षीण होती जाती है, क्योंकि उसका वेग मंद होता चला जाता है। इसलिए इसकी शक्ति अगर सीधी जा रही थी तो स्पीड था, उसमें गति था, ऊर्जा थी, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा विसर्पण करने लगते हैं तो इनकी जो शक्ति है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जेट धारा के तरंगों के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जो कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तरंगों के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम सूचक चक्र कहते हैं, यानी सूचक चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली अवस्था में जेट धाराएं पश्चिम से पूरब की ओर सीधे चलती हैं। पहली अवस्था में जेट धारा पश्चिम से पूरब की ओर सीधा मार्ग का अनुसरण करती है। पहली अवस्था में
शीतल उत्तरी गोलार्ध को अगर हम देखें तो पहली अवस्था में शीतल वायु राशि जेठ धारा के उत्तर में होती है और गर्म वायु राशि जेठ धारा के दक्षिण में होगी। इतना तो समझ ही रहे होंगे कि क्यों, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीतल वायु राशि जेठ धारा के उत्तर में रहती है और गर्म वायु राशि जेठ धारा के दक्षिण में रहती है। पहली अवस्था में तापमान प्रवणता पूरी तरह से उत्तर दक्षिण में रहती है। तापमान मतलब यहाँ पर अधिक तापमान, यहाँ पर कम तापमान, यानी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो पहली अवस्था में जो तापमान प्रवणता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। क्लियर। अब दूसरी अवस्था को देखते हैं। तरंग विकास की दूसरी अवस्था में जेठ धारा की तरंगों का आयाम बढ़ने लगता है। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था में तो तरंगों का आयाम नहीं रहता है, जेठ धारा सीधा चलती है। दूसरी अवस्था में तरंगों का आयाम बढ़ने लगता है। तरंगों का आयाम बढ़ने से गर्म वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और शीतल वायु राशि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाने लगती है। समझ पा रहे होंगे चित्र देख के। तरंगों का आयाम बढ़ने से गर्म वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और शीतल वायु राशि उष्ण क्षेत्रों की ओर गमन करने लगती है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर पहुंचने लगती है। क्लियर। तीसरी अवस्था में तरंगों के आयाम में और अधिक वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप शीतल वायु राशि और गर्म वायु राशि का भारी मात्रा में विस्थापन हो जाता है। तीसरी अवस्था में तरंगों के आयाम में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप शीतल और गर्म राशियों का विपरीत क्षेत्रों में भारी मात्रा में विस्थापन हो जाता है। इसके चलते गर्म वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट पहुंच जाती है और शीतल वायु राशि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बिल्कुल निकट आ जाती है। ऐसे में तापमान प्रवणता उत्तर दक्षिण दिशा में न रहकर पूरब पश्चिम में हो जाता है। ठीक है। ठंडा गरम, देख पा रहे हैं, ठंडा गरम। ऐसे में जो तापमान प्रवणता है यहां पे तो उत्तर दक्षिण दिशा में था, लेकिन तीसरी अवस्था तक आते आते तापमान प्रवणता उत्तर दक्षिण दिशा में न होकर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतल और गर्म वायु राशियों में भारी मात्रा में विस्थापन हो जाता है। चौथी अवस्था में तरंगें मूल धारा से विच्छेदित हो जाती हैं। तरंगें मूल धारा का साथ छोड़ देती हैं। तरंगें मूल धारा से स्वतंत्र हो जाती हैं और जेठ धारा की मूल धारा सीधी प्रवाहित होने लगती है। जेठ धारा सीधी प्रवाहित होने लगती है। आप देखिए ये जो ग्रीवा है ना, गर्दन, ये गर्दन दोनों जैसे नदी विसर्पण करते हुए चलती है। जब नदी के दो तरंगों का मोड़ आपस में मिल जाता है तो नदी सीधा प्रवाहित होने लगती है और किनारे एक झील बन जाता है। उसे हम गोखुर झील या छाड़न झील कहते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। जब यहाँ पर उसका गर्दन यानी नेक वाला हिस्सा, ये नेक है, उसी तरह ये नेक है, ये नेक है। नेक वाला हिस्सा जैसे ही मिलेगा तो जेठ धारा सीधा हो जाएगी। तो चौथी अवस्था में तरंगें मूल धारा से स्वतंत्र हो जाती हैं, मूल धारा से उनका विच्छेद हो जाता है। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय वायु राशि जेठ धारा के उत्तर में चली जाती है और शीतल ध्रुवीय वायु राशि जेठ धारा के दक्षिण में विषुवत रेखा के पास पहुंच जाती है ना। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि जेठ धारा के उत्तर में ध्रुवीय क्षेत्रों के पास चली जाती है। आप ये देखिए, ये शीतल वाली थी, जब ये सीधा हो जाएगा तो ये वाला पूरा गोला विषुवत रेखा के पास आ जाएगा ये, और ये वाला जो गोला था जिसमें गर्म है ये ध्रुवों के पास चला जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चौथी अवस्था में तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है। परिणाम स्वरूप जेठ धारा की तरंग सीधी हो जाती है और तरंगों के साथ गर्म वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट और शीतल ध्रुवीय वायु राशि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निकट चली जाती है। ऐसे में गर्म वायु राशि, ये गर्म है, ये क्या है? ये गर्म है और ये क्या है? शीतल है। ऐसे में गर्म और शीतल वायु राशियां, ये गर्म है यहां बीच में, लेकिन इसके बाहर क्या है? यहां तो बीच में तो गर्म है लेकिन बाहर क्या है? ठंडा है ना। इसी तरह ये शीतल वायु राशि है बीच में, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? गर्म है। ऐसे में गर्म और शीतल वायु राशियां अपने चारों तरफ विपरीत गुण वाली वायु राशियों से घिर जाती हैं। जैसे कोई सेना का कोई जवान अपने दुश्मन से घिर जाए, है ना। तो ऐसे में गर्म, ये गर्म थी और ये शीतल है, ऐसे में गर्म और शीतल वायु राशियां अपने आसपास विपरीत गुण धर्म वाली वायु राशियों से घिर जाती हैं। परिणाम स्वरूप अब जैसे ये गर्म है, चारों तरफ ठंडा, और ये ठंडा है तो चारों तरफ गर्म। परिणाम स्वरूप
तीव्र चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। अचानक से तेजी से चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है ना। चक्रवातों की उत्पत्ति होने से यहाँ पर मौसम ऐसे समय में काफी खराब हो जाता है और चक्रवातों के माध्यम से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ऊर्जा ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचती है। चक्रवात, इन चक्रवातों के माध्यम से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ऊर्जा, ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ऊर्जा को ठंडे क्षेत्रों में ले जाते हैं। क्लियर? क्योंकि जैसे ही चक्रवात का जनन होता है, चक्रवात का जनन जब भी होगा तो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर गमन करने लगता है। चक्रवात की आदत होती है। तो चक्रवात जो होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ऊर्जा को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं। तो तरंगों का मूल धारा से विच्छेद होने पर मौसम में काफी उलटफेर हो जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा अलास्का और मैक्सिको, उत्तरी ध्रुव के पास अलास्का है, ये मतलब अलास्का है ना। आपने देखा होगा, यहां ए का मतलब समझ लीजिए अलास्का उत्तरी ध्रुव के पास है, और मैक्सिको कहां है? बिल्कुल एकदम मैक्सिको की खाड़ी के पास है ना। ऐसे तो नॉर्मली अलास्का उत्तरी ध्रुव के पास है, तो अलास्का को ठंडा होना चाहिए और मैक्सिको को गर्म होना चाहिए, मैप में आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये तरंगे मूल धारा से विच्छेदित हो जाती हैं तो मौसम में इतना अधिक उलटफेर हो जाता है कि अलास्का का तापमान मैक्सिको से अधिक हो जाता है, क्योंकि ये गर्म वायु राशि है। नोटिस करिए, ये गर्म वायु राशि है। मौसम इतना उलटफेर हो जाता है कि अलास्का में मैक्सिको से भी अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। क्लियर? ये हो गया तरंग विकास की 4 अवस्थाएं। जेट धारा के प्रकार। जेट धारा विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जेट धारा के कई प्रकार, स्थानीय रूप से कई तरह की जेट धाराएं देखी जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय जेट धारा, उपोष्ण जेट धारा, ध्रुवीय जेट धारा, आर्कटिक ध्रुवीय जेट धारा। इस आर्कटिक ध्रुवीय जेट धारा को रात्रि जेट धारा भी कहते हैं। इसके अलावा सोमाली जेट धारा और एक महत्वपूर्ण फिंडलेटर जेट धारा। फिंडलेटर जेट धारा वही है जो भारत में मानसून लाता है, अरब सागर की शाखा। भारत में अरब सागर की शाखा क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि फिंडलेटर जेट धारा भारत में आ जाता है। होता क्या है, समझा दो थोड़ा सा। जून के महीने में तिब्बत हीट इंजन की तरह काम करने लगता है, एकदम गर्म हो जाता है, धधकने लगता है। तिब्बत से जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ये हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं तो उसकी एक शाखा विषुवत रेखा की ओर चली जाती है। ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाएं तिब्बत पर गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाएं चली जाती हैं विषुवत रेखा की तरफ। ये विषुवत रेखा, यहाँ पे तिब्बत था, हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा की तरफ चली जाती हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक महाद्वीप है, इसे हम अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, तो तिब्बत पर हवाएं गर्म होकर जून में ऊपर उठती हैं, ऊपरी क्षोभ मंडल में ये हवाएं चली जाती हैं विषुवत रेखा के पास। जैसे ये हवाएं वियतनाम के पास पहुंचती हैं या इंडोनेशिया के पास, ये हवाएं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं और सोमाली पठार से टकराती हैं, या अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराकर ये हवाएं कहाँ चली जाती हैं? अरब सागर को पार करते हुए भारत में पश्चिमी घाट से टकराती हैं। इसे ही हम, तो ये जेट धारा जो अफ्रीका से टकरा कर लौटती है, अफ्रीका से टकराकर भारत की ओर प्रवाहित होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फिंडलेटर जेट धारा कहते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आई और आगे कोई एग्जाम खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझना है, बस समझाने के लिए बता दिया। तो जेट धारा स्थानीय रूप से कई तरह के देखे जाते हैं, इनका नाम भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, अब प्रभाव में क्या हो सकता है? पहला प्रभाव, कभी कभी जेट धारा क्या है, आपने देखा कि ये क्या है? धरातल, और ये क्या है? सीमा। किसकी सीमा? क्षोभ मंडल की सीमा है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर समताप मंडल है। तो विसर्पण करते हुए कभी कभी जेट धारा क्षोभ मंडल सीमा का भेदन करके समताप मंडल में प्रवेश कर जाती है। जब जेट धारा समताप मंडल में प्रवेश कर जाती है तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? स्वाभाविक रूप से समताप मंडल में जलवाष्प, क्योंकि समताप मंडल में जलवाष्प और धूलकण नहीं पाए जाते हैं, तो जेट धारा के साथ साथ जलवाष्प और धूलकण भी समताप मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, इसका एक जेट धारा का एक अन्य प्रभाव है कि जब तरंगों का मूल धारा से विच्छेद हो जाता है तो गर्म वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों में चली जाती है, ठंडी वायु राशि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आ जाती है। परिणामस्वरूप भीषण चक्रवात का जन्म हो जाता है। ये चक्रवात क्या करते हैं? उष्णकटिबंधीय भागों की ऊर्जा को ध्रुवीय क्षेत्रों में ले जाते हैं। इसके अलावा जब पर्वतीय अवरोध, तीसरा प्रभाव क्या है जेट धारा का? जब पर्वतीय अवरोध के सहारे जेट धारा ऊपर उठती है तो धरातल पर वायुदाब निम्न हो जाता है, धरातल पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और जब पर्वतीय ढाल के सहारे जेट धारा नीचे उतरती है तो धरातल पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। अगला प्रभाव है जेट धारा की जो तरंगें होती हैं मूल धारा से विच्छेद होने पर विपरीत क्षेत्रों में
पहुंच जाती हैं। गर्म वायु राशि ठंडे क्षेत्रों में और ठंडी वायु राशि गर्म क्षेत्रों में आ जाती है। इसके चलते क्या होता है, ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों का आदान प्रदान संभव हो पाता है ना। ध्रुवीय ठंडी और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों का आदान प्रदान संभव हो जाता है। इससे मौसम में तापमान संतुलन, इससे पृथ्वी पर तापमान संतुलन बना रहता है। यानी जेठ धाराएं विषुवतरेखी गर्म क्षेत्र और ध्रुवीय ठंडी क्षेत्रों के मध्य ताप संतुलन को स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। पूरे उष्णकटिबंधीय भागों में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी वर्षा के लिए जेठ धाराएं ही जिम्मेदार होती हैं। एक अन्य प्रभाव हो सकता है कि जेठ धारा का लाभ उठाकर विमान चालक अपने विमान को इसमें डाल देते हैं और इससे समय और ईंधन की बचत हो जाती है। ये पढ़ा आपने जेठ धारा। जेठ धारा में जितना आपने पढ़ा वो मुख्य परीक्षा ही नहीं, प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से भी एनफ है। इसके बाद हम वायु राशियों में प्रवेश करेंगे। क्लियर? मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।